सुबह 7 बजे थे। रात का अंधेरा चारों तरफ छा चुका था और एक गाड़ी चंदनपुर को जाने वाले रोड से गुजर रही थी। अब सिर्फ कुछ ही घंटों में हम दिल्ली में होंगे। मानना पड़ेगा यार, मैप की मदद से एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना आसान हो गया है। सही कहा तुमने। पुनीत के मुंह से यह बात निकली ही थी कि तभी आदित्य ने कार रोक दी। अंकल, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? अरे, जिस रास्ते में मैं आ रहा हूँ यहाँ तो सरूरपुर का रास्ता है और दिल्ली जाने वाला रास्ता जो है वह चंदनपुर गांव से होकर गुजरता है। यह दाया वाला ठीक है। शुक्रिया अंकल। मेरी मानो तो इस रास्ते से मत जाओ। 20 किलोमीटर पीछे जाओ और वहाँ से एक चौराहा आएगा। उसकी बाईं ओर से आप लोग 80 किलोमीटर चलने पर दिल्ली पहुँच जाओगे, लेकिन वह रास्ता सेफ होगा। अरे क्या अंकल, आप भी जब 50 किलोमीटर में काम हो सकता है तो हम 80 किलोमीटर के लंबे रास्ते से क्यों जाएं? अरे क्योंकि यह रास्ता चंदनपुर से होकर गुजरता है और वहाँ तुमको चटकिन जरूर मिलेगी। ये क्या है? एक यह डायन जो कि सिर्फ तुम जैसे 20 साल तक की उम्र के जवानों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करती है। थैंक यू अंकल। अब अपना रास्ता नापिए, हम तो चले दिल्ली की ओर। ऐसा कहकर आदित्य ने उस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी और बेझिझक होकर ड्राइव करने लगा। मैं तो कसम से डर ही गई थी। तुझे किस बात का डर? तेरे हनुमान जी तो हमेशा तेरे गले में पड़े लॉकेट तेरे साथ रहते हैं। तभी अचानक से कोई भारी चीज विंडो स्क्रीन पर आकर गिरी और विंडो स्क्रीन पूरी तरह से लाल हो गई। सभी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही बोनट से धुआं निकला और कार रुक गई। अरे सब जल्दी से बाहर निकलो, कार ब्लास्ट हो सकती है। यह सुनकर सभी बाहर निकले और उन्होंने देखा कि बोनट पर एक कौवा मरा पड़ा है और उसी का खून इंजन में पहुंच गया, जिसकी वजह से वो धुआं उठा। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट ओके। अरे डरने की बात भला क्यों नहीं है? कौवा है या कुछ भी, लेकिन इसने हमारी कार को खराब कर दी। उन्होंने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो जंगल के अंदर कुछ ही कदम की दूरी पर उनको एक औरत झाड़ू लगाती हुई नजर आई। उसके बाल खोले थे और उसने काली साड़ी पहनी थी। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। हेलो मैम, क्या आप यहीं कहीं आसपास रहती हैं? आपको सामने वह घर दिख रहा है? हाँ ना, मेरा ही घर है। अरे यार, इससे बात मत करो, कहीं यह वही चटकिन तो नहीं? यह सुनकर उन लोगों के करीब आ गई और सभी ने उसका चेहरा देखा। वह एक 25 साल की जवान खूबसूरत औरत थी। सॉरी मैम, ये सब थोड़ा डरी हुई है। सर, आपने सुन ही लिया होगा कि हमारी कार खराब हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि सुबह तक हम इस जंगल में कैसे रुकेंगे। चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो, मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब उन चारों को उस औरत पर भरोसा हो गया और वह उसके साथ उसके घर के अंदर चले गए। उसके घर में पुराने ज़माने का चूल्हा जल रहा था, जिस पर रखे पतीले में वो कोई सूप तैयार कर रही थी। उसने उसके पास रखे कुल्हड़ में सूप निकाला और फिर सभी के हाथ में एक एक कुल्हड़ देकर वहाँ उन्हीं के पास बैठकर सूप पीने लगी। वैसे मैम, आप इस जंगल में रहती तो आपको भी शायद इस चटकिन के बारे में पता होगा ना? मुझे तो उसके बारे में सब कुछ पता है। सुनना पसंद करोगे? क्यों नहीं, पूरी रात पड़ी है, हमें उसकी बात बताइए ना। 880 साल पहले एक बूढ़ी औरत चंदनपुर गांव की सरहद में बनी एक कुटिया में रहती थी और घर घर जाकर भीख मांगा करती थी। दीपू बेटा, लो बाहर जो अम्मा आई है उनको पैसे दे आओ। दीपू ने अपनी माँ से पैसे लिए। यह लो अम्मा जी, भगवान तेरी उम्र लंबी करे। ऐसा कर बुढ़िया ने दीपू के सर पर हाथ फेरा और फिर अपनी कुटिया में वापस चली गई। उसी दिन दीपू शाम के टाइम न जाने कहाँ चला गया। ए जी सुनिए, दीपू शाम से घर नहीं लौटा है, आप उसको
ढूंढने जाइए ना। दीपू के पिता ने अपने साथ गांव के कुछ आदमियों को लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी ढूंढने पर उनको दीपू बहुत बुरी हालत में मिला। उसके दोनों पैर गल चुके थे। दीपू मेरा बच्चा, सामने ही उसको उसी बूढ़ी की कुटिया नजर आ रही थी। कहीं ये काम इस बुढ़िया का तो नहीं। दीपू के पिता बहुत दुख में थे। उन्होंने पवन की बात पर ध्यान नहीं दिया और गांव में लाकर दीपू का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन फिर से वो बूढ़ी भीख मांगने गांव में आई तो पवन का छोटा बेटा बिट्टू के पास आया। अम्मा, यह लो पैसे, माँ ने आपके लिए भेजा है। बूढ़ी औरत ने पैसे लेकर उसके भी सर पर हाथ फेरा। भगवान तुझे तंदुरुस्त रखे, यह कहकर बूढ़ी वहाँ से चली गई। लेकिन आज पवन का बेटा बिट्टू भी शाम होने पर गायब हो गया। ए जी, हमारा बेटा बिट्टू न जाने कहाँ है। शाम को पता नहीं कैसे घर से यहीं गायब हो गया। क्या उस बूढ़ी ने बिट्टू के सर पर हाथ फेरा था? हाँ, फेरा था, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? भगवान, वो डायन जिसके सर पर हाथ फेरती है वह शाम को गायब हो जाता है। अब बिट्टू नहीं मिला तो समझो उसी ने मेरे बेटे को गायब किया है। ऐसे अब सब ना बोलो जी, चलिए हम बिट्टू को ढूंढने चलते हैं। वो जरूर जंगल में खेलने गया होगा। अब गांव की कुछ आदमी उनके माँ बाप के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल गए तो उन्होंने एक बच्चे को भी मरा हुआ पाया। बिट्टू, वो बच्चा भी ठीक उसी जगह पर जाकर मरा था जहाँ पर उस बूढ़ी औरत की कुटिया थी। अब पवन उसी असलियत जानने की कोशिश में लग गया। रात के ठीक 12 बजे उसकी कुटिया के पास गया और उसने देखा कि जमीन पर एक बच्चा बेहोश पड़ा है जिसके आसपास सफ़ेद रेखा खींची हुई है और वह बुढ़िया उसके माथे पर कोई लेप लगा रही है। आज मैं इस डायन को खत्म करके ही रहूँगा। बिट्टू के पिता अब सरपंच के पास हल्ला मचाते हुए पहुँच गए। सरपंच साहब, वह बुढ़िया ही बच्चे के साथ काला जादू करती है और पिछले दिनों जितने भी बच्चे मर गए ना, उन सब की हत्या भी उसी ने की है। हम अब और अपने गांव के बच्चे की बलि नहीं चढ़ने देंगे। चलो सभी मिलकर उस डायन को खत्म कर देते हैं। गुस्से में आग बबूला हुए सभी गांव वाले सरपंच के साथ उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचे और उसको रंगे हाथ पकड़कर उसकी डंडों से पिटाई करने लगे। कमजोर बुढ़िया ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अरे बाप रे, यह कितनी भयानक घटना है यार, सच में बहुत भयानक है। जो तुम सोच रहे हो वही सोचने की गलती गांव वालों ने भी की थी। मतलब कैसी लगती? असल में गांव में एक महामारी फैली थी। इस महामारी में असर से बच्चों को अजीब तरह की घुटन महसूस होती थी जिससे परेशान होकर वह जंगल में हवा खाने चले जाया करते थे। लेकिन जंगल में जाने के बाद भी उनके हाथ पैर की हड्डियां गल जाती थी और उनकी मौत हो जाती थी। वो बेचारी बुढ़िया उस रात किसी बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने बिना सोचे समझे ही उसको दोषी करार देकर उसे खत्म कर दिया। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती! वह बुढ़िया एक अच्छी इंसान थी, लेकिन उसके बारे में गांव वालों ने बहुत ही घटिया बात सोची। इसीलिए मरने के बाद चिटकिन बन गई और 20 साल से कम उम्र के बच्चों को वह खत्म करने लगी और इसी तरह पूरा गांव उजड़ गया और एक जंगल में बदल गया। क्या चिटकिन अभी भी इस जंगल में रखती है, यहाँ भटकती है? उसकी पहचान यही है कि रात के 12 बजे वह अपने असली रूप में आती है और अपनी उस कुटिया के पास झाड़ू लगाती है। लेकिन आप तो हमें 8 बजे झाड़ू लगाती हुई मिली और आप जवान भी। इसका मतलब हम सेफ हैं। तो ठीक है, तो अब आप लोग चैन से सो जाओ और आपको सुबह नाश्ता करवा कर मैं विदा कर। ऐसा कहकर वो औरत एक कमरे में चली गई। कितनी डरावनी कहानी थी ना यार। बस सुबह हो जाए तो उसके बाद तो इस तरफ हम कभी भटकेंगे भी नहीं। यह तय करके चारों लेट गए। उनमें से 3 आराम से सो
गए, लेकिन न जाने क्यों सरलिन को नींद नहीं आ रही थी। यार, इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे? यहाँ दूसरे कमरे में जाकर सोती हूँ। यह कहकर सरलिन उठी और एक कमरे में पहुंची जहाँ एक बड़ी सी खिड़की थी। खिड़की के पास लेटकर ठंडी हवा के झोंके से उसको अच्छी नींद आ गई। अचानक तेज झाड़ू लगाने की आवाज़ से आदित्य, पुनीत और मनीष की आँख खुल गई। तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा और नजर आया कि वही काली साड़ी पहने हुई एक बूढ़ी औरत चौखट पर झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं या जाओ मेरे बच्चों, आज बहुत दिन के बाद मेरी प्यास बुझी। ऐसा कहकर उसने एक पंजा आदित्य और पुनीत के मुंह पर मारा और फिर मनीष को पकड़कर उसके गर्दन में दांत गड़ाकर उसका खून चूसने लगी। मनीष की बॉडी कुछ ही पलों में सूख कर सफ़ेद पड़ गई और उसकी जान चली गई। सरलिन की आंख खुल गई और सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें थम गई। दो दोस्त मर चुके थे और तीसरे दोस्त पुनीत के पास बैठे चटकिन उसके कंधे से मांस नोच नोच कर खा रही थी। अरे तुझे तो मैं भूल ही गई थी, अच्छा हुआ तो खुद ही सामने आ गई। सरलिन बहुत तेज भागी और जब तक वह चौराहे तक नहीं पहुंची जहाँ से उन्होंने टर्न लिया था, वह रुकी नहीं, वहां पर आकर बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो सब कुछ शांत था। उसने उसके गले में लॉकेट, हनुमान जी का लॉकेट देखकर वो समझ गई कि हनुमान जी ने ही उसकी रक्षा की थी। हनुमान जी ने ही उसको गर्मी लगाई थी जिससे वह उन तीनों के पास सो न सके और शिकार होने से बच जाए। इस हादसे के बाद सरलन को खुद को संभालने में बहुत समय लग गया। आज वो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन हर सुबह उसको वही मंजर याद आता है और वह सोचती है कि उस रात अगर हनुमान जी का वह लॉकेट उसके गले में नहीं होता तो वह भी अपने दोस्त की तरह चटकिन का शिकार हो जाती।